बच्चों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि विगत कुछ दिनों से हम आदिम अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने ये जानने की कोशिश की थी कि आदिम अर्थव्यवस्था क्या है और निरंतर हम कक्षाओं में इसके बारे में बहुत विस्तार से हमने चर्चा कर रहे हैं और शायद आने वाले 1-2 दिन तक ये चर्चा कायम रहेंगी। उसके पश्चात ये आपका अध्याय समाप्त होगा। आज हम ये जानेंगे, जो हम कल पढ़ रहे थे उसी की कंटिन्यूटी में हम देखेंगे कि आदिम समाज में आर्थिक व्यवस्था की कौन सी कार्यप्रणाली है। आज हम जानते हैं वितरण को। क्या है वितरण? जैसा कि शाब्दिक अगर हम इसका अर्थ देखते हैं तो वितरण का तात्पर्य है किसी चीज़ को वितरित करना। अब आर्थिक जो व्यवस्था है आदिम समाज की, वहाँ पर जितना सिर्फ आदिम अर्थव्यवस्था में ही नहीं, ये आधुनिक अर्थव्यवस्था में भी, कि जितना उत्पादन महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण वितरण भी है। क्योंकि बिना वितरण के वस्तु विकृत जब नहीं होगी तो उत्पादन करने का कोई औचित्य नहीं है। यद्यपि हम अगर सूक्ष्म स्तर पर उत्पादन करते हैं जैसे कि आदिम अर्थव्यवस्था में, तो उत्पादन स्वयं के लिए होता है, अपनी उपयोगिता के लिए होता है, अपने हितार्थ होता है, वो बहुत कम मात्रा में होता है। आधुनिक समाजों में तो जितना उत्पादन होता है वो बहुतायता, उसका मूल उद्देश्य क्या होता है? वितरण करना होता है, विकृत करना होता है, जिससे धन अर्जित करके अपनी जो दूसरी जीविका उपार्जन के अलावा, जीविका उपार्जन में तो हम मूलतः सिर्फ हम रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, परंतु उसके अलावा जो हमारी लग्जरी लाइफ है, जो हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति आधुनिक समाजों में बहुतायता मात्रा में देखने को मिलती है। यद्यपि ये जब हम बात करते हैं आदिम समाज की, तो वहाँ पर इतना अधिक ये हमें दृष्टिगोचर नहीं होता, परंतु फिर भी हम चलिए विस्तार से जानते हैं कि आर्थिक अर्थव्यवस्था में जितना महत्वपूर्ण उत्पादन है, ये तो मैंने अभी आपसे कहा, उतना ही महत्वपूर्ण उत्पादन का वितरण भी है। जब उत्पादन की प्रक्रिया में एक से अधिक व्यक्ति या इकाइयाँ भाग लेती हैं, तब जो उत्पादन के वितरण का प्रश्न उठता है। ठीक है, तो जिसने उत्पादन की प्रक्रिया में भाग लिया है वे उस सब उत्पादन के हिस्सेदार होते हैं। अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से वितरण से अर्थ उस हिस्से से जो उत्पादन की प्रक्रिया में सहयोग करने वालों या हाथ बटाने वालों को प्राप्त होता है। जिसने उत्पादन के कार्य में काम किया है उसे वितरण की प्रणाली द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उतना हिस्सा मिलना चाहिए जितना जिसमें उसने उत्पादन की प्रक्रिया में सहयोग किया है अथवा कार्य किया है। देखिए, यहाँ जब हम आदिम अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं तो यहाँ एक बात हमारे लिए स्पष्ट होती है कि वितरण का तात्पर्य अर्थशास्त्र की दृष्टि में अगर हम देखते हैं तो जिसने वितरण किस चीज़ का हो रहा है, जो वस्तु उत्पादित हुई है, अब उस उत्पादन में किसने कितना सहयोग किया है, किसका कितना अंश है, सहयोग का कितना अंश है, उसकी कितनी भागीदारिता है, उसी के अनुरूप उसको प्रतिफल मिलेगा। ठीक है, आप मेरी बात को समझ सॉरी एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कीजिएगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आपने किसी वस्तु का उत्पादन किया। यहाँ हम अगर आदिम अर्थव्यवस्था की बात को एक पल के लिए छोड़ देते हैं और उस वस्तु में जो इन्वेस्टमेंट मनी है वो आपका 100 रुपये हुआ। ठीक है, अब एक व्यक्ति ने उसमें 10 रुपये लगाए, एक व्यक्ति ने उसमें 20 रुपये लगाए, एक व्यक्ति ने 40 रुपये लगाए। अब जिस व्यक्ति ने, अब जब वो 100 रुपये उसका उत्पादन मूल्य था, पर वो बिकी वस्तु, जब उसका वितरण हुआ तो वो वस्तु जो बिकी है उसकी जो आय थी वो 200 रुपये थी। तो जिस व्यक्ति ने 40 रुपये लगाए हैं उसे 80 रुपये मिलेंगे, जिस व्यक्ति ने 10 रुपये लगाए उसे 20 रुपये मिलेंगे और जिसने 20 लगाए उसे 40 मिलेंगे। बात समझ गए आप? तो जितनी अनुपात में लाभ होगा और जितना अंश आपने इन्वेस्ट किया उसके अनुरूप ही आपको उसका अधिकार प्राप्त होगा, उतने ही अंश में आपको अधिकार प्राप्त होगा। तो ये तो हम वर्तमान अवस्था की बात कर रहे हैं, परंतु अगर हम आदिम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो जिस व्यक्ति ने जितना अपना परिश्रम दिया है, जितना कार्य किया है किसी व्यक्ति को उत्पादित करने में, तो जब उस वस्तु का वितरण होगा तो उसे उसी अंश के अनुरूप
उत्पादन में अधिकार मिलेगा, वितरण में अधिकार मिलेगा। जितना उत्पादन में अधिकार जितना उत्पादन में आपने अपना दायित्व निभाया है उतना फिर आपको वितरण में अधिकार प्राप्त होगा। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको समझाने की चेष्टा की। तो आदिम समाजों में जो उत्पादन है, उत्पादन मैंने पिछली कक्षा में, उससे पिछली कक्षा में भी इस बात पे दृष्टिपात किया था कि आदिम समाजों में उत्पादन शिकार, मछली, कंदमूल, फल, शाक पत्ती, चटाई, टोकरी, रस्सी। अब जैसे शिकार करने व्यक्ति अकेला नहीं जाता, वो क्या करता है, या मछली पकड़ने अकेला नहीं जाता और वो पूरे एक समूह में जाता है, और आदिम समाजों में इसे ही उत्पादन माना जाता है। तो या जो रस्सी बनाने का काम है, या लोहे या लकड़ी का सामान आदि होते हैं, तो इन समूह में इन सभी तरह के उत्पादनों में जिसका श्रम लगता है, और बाद में जब ये वस्तुएं वितरण की वस्तुएं यही होती हैं आदिम समाजों में, हमें ये बात समझनी होगी, तो सामूहिक रूप से प्राप्त होती हैं अथवा निर्मित की जाती हैं, तो उसी अंश में उसको लाभार्थी वो व्यक्ति होता है। तो आदिम समाजों में अधिकतर जीवन सामाजिक प्रथाओं और परंपराओं द्वारा संचालित तथा निर्देशित होता है। ठीक है, तो उत्पादित वस्तुओं का वितरण भी सामाजिक नियमों के अनुसार ही किया जाता है। आदिम समाजों में अर्थशास्त्र का नियम लागू नहीं होता कि जिसने जितना काम किया उसके अनुरूप उसको उत्पादित वस्तुओं में उतना हिस्सा दिया जाएगा। मैंने आपको आधुनिक समाज की बात बताई, परंतु यहाँ आदिम समाजों में कुछ मानव शास्त्रियों का ये मानना है, देखिए कुछ का मानना ये है कि जितना उत्पादन में सहयोग किया उतना हिस्सा मिलेगा, परंतु अधिकांशतः आदिम समाजों में जितना व्यक्ति ने काम किया है उसके अनुसार उत्पादित वस्तु में उसे उतना हिस्सा दिया जाएगा, जितना जिसने काम किया उसके अनुरूप उसको उसका उतना हिस्सा दिया जाएगा, ये आवश्यक नहीं है। तो ये सारी बातों को हम देखते हैं। कार्यकुशलता तथा अकुशलता को भी महत्व नहीं दिया जाता। अफ्रीका के आदिम समाजों में भवन निर्माण में कुशल तथा अकुशल श्रमिक कार्य करते हैं, उनको भोजन समान रूप से दिया जाता है, कुशल तथा अकुशल में भेद नहीं किया जाता। जबकि जब ये बात भोजन की है, स्वाभाविक तौर पे ये समझ नहीं हो पाता है कि जब भोजन दिया जा रहा है तो व्यक्ति की भूख तो सभी की बराबर है ना, तो ये कैसे भेद किया जा सकता है? ये भेद तो तब किया जाता है जब मुद्रा वितरण होता है, जो कि आधुनिक समाजों में देखने को मिलता है कि जहाँ मुद्रा वितरण है वहाँ इस प्रकार का भेदभाव दृष्टिगोचर होता है कि जो कुशल श्रमिक है उसे दिन के 600 या 700 रुपये दिए जा रहे हैं, जो अकुशल श्रमिक है उसे 400 रुपये दिए जा रहे हैं। ये अनुमानता मैं बता रही हूँ, है ना, ये ऊपर नीचे कितना भी हो सकता है अमाउंट। तो मानव शास्त्रियों का कहना है कि जिन जनजातियों में कृषि की जाती है उनमें वितरण आवश्यकता अनुसार किया जाता है। जैसे पहले सारी पैदावार को जो भी उत्पादन हुआ है, गेहूँ हुआ है, चावल हुआ है, जो भी हुआ है उसको अनाज, मोटा अनाज हुआ है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, बाजरा हो सकता है, मक्का हो सकता है, तो पहले तो एक जगह एकत्रित किया जाता है, फिर काम करने वाले लोगों की संख्या और उनकी कितनी आवश्यकता है इसके अनुसार पैदावार को वितरित किया जाता है। यह नहीं देखा जाता कि किसने कितना श्रम किया है। मान लीजिए किसी के परिवार में 5 जने और किसी के घर में 2 ही जने हैं, तो जहाँ 2 जने हैं उन्हें कम दिया जाएगा, और ये मुझे लगता है एक बेहतर तरीका है समाज में समव्यवस्था को बनाए रखने का। तो जूनी जनजाति में फसल के दिनों में अतिथियों को भोजन देने की परंपरा है। ये लोग फसल के समय खुले दिल से अनाज बांटते हैं। तो और वहीं हम देखते हैं होपी जनजाति में एक दूसरे की सहायता करने की भी प्रथा मिलती है। अगर किसी परिवार के पास कोई चीज़ कम पड़ जाती है तो परिवार के संबंधी उस वस्तु को उन्हें भेंट में देते हैं, जिससे परिवार की ज़रूरत पूर्ण हो जाती है। तो सभी परिवार एक दूसरे से आशा रखते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करेंगे, और कुछ जनजातियों में खाद्य पदार्थ उधार तथा ब्याज पर भी दिया जाता है। तो 2-3 चीज़ें स्पष्ट हुई। एक, जब खाद्य उत्पादन हो रहा है, देखिए खाद्य उत्पादन वर्ष भर नहीं होता, मुझसे बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग
हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं, अधिकतर विद्यालय ग्रामीण पृष्ठभूमि से संपर्क रखते हैं, तो वो जानते हैं कि साल भर खेती नहीं होती है और हर चीज़ का एक समय होता है, हर चीज़ का एक सीज़न होता है। और ये आदिम समाजों में ये देखने में आया है कि जब फसल पैदावार होती है तो कुछ जनजातियाँ तो अतिथियों को भोजन देने की व्यवस्था करती हैं, जैसे जूनी जनजाति, और ये लोग फसल के समय खुले दिल से अनाज बांटते हैं। और होपी जनजाति में भी एक दूसरे की सहायता करने की प्रथा मिलती है, परंतु वहीं दूसरी ओर आवश्यकता पड़ने पर उधार देने की, ब्याज पे अन्न देने की ये भी व्यवस्था की जाती है, और अगर अगली फसल पे ब्याज सहित लौटा दी जाती है। अब ऐसा है कि मुद्रा तो ये स्वाभाविक है ना कि आप जब ब्याज की बात कर रहे हैं तो आपने मान लीजिए 100 रुपये लिया, तो सामने वाले व्यक्ति ने आपसे कहा कि आप हर महीने मुझे 100 रुपये पे 2 रुपये ब्याज देंगे या 1 रुपये ब्याज देंगे। मूल तो अलग है पर ब्याज देंगे। लेकिन जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आदिम समाजों में मुद्रा है ही नहीं, तो किस प्रकार से हम ब्याज की बात करते हैं। तो यहाँ धन पर ही कि आपने उससे अब 1 किलो, मैं उदाहरण दे रही हूँ, 1 किलो आपने चावल लिए, तो अब आप उस पर 1 किलो और 200 ग्राम के आसपास, 300 ग्राम का एक उदाहरण है, ये बहुत जनरल सा उदाहरण है कि आपने 300 ग्राम एक्स्ट्रा ब्याज के रूप में जब आपने फसल उगाई तब आपने दे दी। तो ब्याज भी खाद्य पदार्थ के रूप में ही लौटाना पड़ता है, ठीक है ना। अब मानव शास्त्रियों का मत है कि विश्व की जो जनजाति हैं उनमें उत्पादन का वितरण जनजातियों में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, लेकिन प्रत्येक जनजाति में वितरण का निर्धारित उनके सामाजिक प्रथाएं और परंपराएं करती है। आदिम समाज में जो कुछ भी संचालित होता है, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था है, चाहे वो अर्थव्यवस्था है, वो अधिकांशतः वो देखिए लिखित तो है ही नहीं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, तो अधिकांशतः सामाजिक प्रथाओं और परंपराओं से संचालित होता है। अब हम बात करते हैं उपभोग की। उपभोग में क्या देखते हैं हम कि आदिम समाजों में उत्पादन बहुत कम होता है, इसके परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति वस्तु का वितरण भी सीमित होता है ना, क्योंकि उत्पादन कम होता है, इससे प्रति व्यक्ति वस्तु का वितरण भी सीमित होता है। आदिवासियों में जीवित रहना एक संघर्षपूर्ण समस्या है, इसलिए यहाँ पर प्रति व्यक्ति खाद्य पदार्थ तथा अन्य वस्तुओं के उपभोग की मात्रा औसतन बहुत कम होती है, ठीक है। तो अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से इनका जीवन स्तर बहुत ही निम्न स्तर का होता है और विभिन्न व्यक्तियों में उपभोग की मात्रा का अंतर भी बहुत कम होता है। तो खाद्य पदार्थ तथा अन्य वस्तुओं के उपभोग की मात्रा सामाजिक परिस्थिति के अनुसार अधिक प्रभावित होती है और आर्थिक स्थिति का प्रभाव भी कम देखने को मिलता है। तो जनजातियों में मुखिया, जादूगर, धार्मिक पुरोहित की स्थिति जनसाधारण से ऊंची होती है। ये बात मैंने आपको पूर्व में भी बताई कि विभिन्न व्यक्तियों में उपभोग की मात्रा का जो अंतर है बहुत कम होता है। इसका उदाहरण आपने देखा ना कि जब वितरण किया जा रहा है तो जिस व्यक्ति का जितना बड़ा परिवार है उसके अनुरूप वितरण किया गया है। अब एक परिवार में अगर 5 बच्चे हैं तो उस व्यक्ति को ज़्यादा अनाज दिया गया है। उसका पैरामीटर उसको देने का ये नहीं है कि इसने सिर्फ 5 घंटे काम किया और जिसके 2 बच्चे हैं उसने भी 5 घंटे काम किया। तो लेकिन यहाँ पर एक संभाव बनाए रखने के लिए जिसके 5 बच्चे हैं उसको अधिक अनाज दिया गया। तो ये इस तरह का उदाहरण हमने देखा। तो यही बात यहाँ पर आ रही है कि विभिन्न व्यक्तियों में उपभोग की मात्रा का अंतर भी बहुत कम होता है और खाद्य पदार्थ तथा अन्य वस्तुओं के उपभोग की मात्रा सामाजिक परिस्थिति के अनुसार प्रभावित होती है। तो जनजातियों में ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जनजातियों में जो मुखिया है, जादूगर है, धार्मिक पुरोहित की स्थिति जनसाधारण में ऊंची होती है। ये लोग सामान्य लोगों की तुलना में कुछ वस्तुओं का अधिक उपभोग कर पाते हैं। इनकी वेशभूषा सामान्य आदिवासी से अच्छी होती है। किनकी? जो मुखिया होते हैं, है ना, क्योंकि उनके पास सत्ता है, उनके पास प्रभुत्व है। और तथाकथित रूप से जैसे कि आज जब मुद्रा की बात हो रही है तो जिनके पास मुद्रा है वो लोग बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं सामान्य जन के अपेक्षाकृत, जिनके पास बहुत अधिक धन है। तो उसी तरीके से स्थिति की यहाँ पर मौद्रिक रूप से मुद्रा के रूप में धन नहीं है, परंतु
जमीन के रूप में, जमीन के रूप में या अनाज के रूप में, ये सब चीज़ें जो उनके पास है वो उन्हें धनी बनाती हैं, या दूसरे लोगों से, जो आम साधारण लोग हैं, उनसे उनका स्तर ऊंचा करती हैं। इनके आवास भी अच्छे होते हैं। शिकार में इन्हें विशिष्ट अंग प्राप्त करने का अधिकार होता है। और जनसाधारण समय समय पर मुखिया, जादूगर या पुरोहित को विभिन्न अवसरों पर उपहार भेंट करते हैं। इनमें से जो उनको कई वस्तुएं प्राप्त होती हैं जिनका ये शिकार या उपभोग करते हैं। इस प्रकार आदिम समाजों में कुछ लोग समाज में अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं और वस्तुओं का कुछ अधिक उपभोग भी करते हैं। लेकिन प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से जनसाधारण और प्रतिष्ठित व्यक्ति में भी अंतर बहुत कम मिलता है। देखिए, आधुनिक समाज में ये अंतर बहुत ज़्यादा है। एक व्यक्ति एक दिन में 1 लाख रुपए भी कमाता है, और भारत में एक दिन में एक व्यक्ति 5 रुपए भी नहीं कमा पाता। इतना अंतर भी देखने को मिलता है। लेकिन आदिम समाजों में अंतर है, परंतु इतना अधिक अंतर नहीं है। और नगरीय अथवा महानगरीय आधुनिक समाजों में ये अंतर बहुत अधिक मिलता है। ये बात मैंने अभी अभी बताई। तो सामान्यतः आदिम समाजों में उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित रहता है। अब बात करते हैं हम उपहार, अतिथि सत्कार, व्यापार एवं विनिमय की। अब यहाँ हम देखते हैं कि उपहार देने और लेने की प्रथा सार्वभौमिक है। वो आधुनिक काल में भी है, वो आदिम समाज में भी थी, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो भावना प्रधान है। तो वो भावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। वो प्रेम का भाव भी हो सकता है, वो प्रभुत्व का भाव भी हो सकता है, वो दासता का भाव भी हो सकता है, भाव कुछ भी हो, लेकिन उपहार देने की प्रथा अवश्य प्रचलित रही है। आदिम समाजों में उपहार का आधार सामाजिक अधिक रहा है, जबकि आधुनिक समाजों में आर्थिक आधार अधिक है। ठीक है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आधुनिक समाजों में रिश्ते द्वितीयक अधिक हैं। हमने जब प्राथमिक समूह पढ़ा था प्रथम वर्ष में, तो हमने प्राथमिक संबंधों और द्वितीयक संबंधों की बात की थी। तो आधुनिक समाजों में द्वितीयक संबंध बहुत अधिक पाए जाते हैं, जबकि आदिम समाजों में जो संबंध है वो प्राथमिक हैं। तो जहाँ प्राथमिक संबंध है वहाँ प्रेम का भाव, स्नेह का भाव, ममतत्व का भाव, सहृदयता का भाव, ये अधिक डोमिनेट करता है व्यक्ति को। और लेकिन जब आधुनिक समाज की बात करते हैं तो वहाँ स्वार्थ हित भाव बहुत अधिक व्यक्ति को डोमिनेट करता है। अब सामान्यतः उपहार सभी प्रकार के समाजों में, आदिम, ग्रामीण, आधुनिक, ये सब मैंने आपको बताया, और जन्म, विवाह, मृत्यु सभी पर दिए जाते हैं। तो आदिम समाजों में उपहार की प्रथा वस्तुओं के आदान प्रदान करने का एक सामाजिक तरीका है, जिसके द्वारा संबंधों को घनिष्ठ बनाया जाता है। अभी मैंने आपसे कहा कि ये सारे भाव डोमिनेट करते हैं व्यक्ति को। कौन कौन से? प्रेम का भाव, स्नेह का भाव, ममतत्व का भाव, सहजता का भाव, है ना। अब इसके बाद प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उपहार आर्थिक कर्तव्यों को भी पूर्ण करने की एक प्रथा है। जैसे ट्रोम्बियाट द्वीप में भाई बहन को खाद्य पदार्थ उपहार में देता है, एवं होपी परिवार दूसरे परिवारों को खाद्य पदार्थ उपहार में देता है। तो एक प्रकार से पारस्परिक आर्थिक सहायता भी करने का एक ये तरीका है, एक माध्यम है। तो पश्चिमी अफ्रीका में लड़कियां लड़कों से कोई उपहार स्वीकार नहीं करती, क्योंकि उपहार स्वीकार करने का अर्थ है कि उस लड़के लड़की के विवाह के संबंध में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि पश्चिमी अफ्रीका में लड़कियां लड़कों से कोई उपहार स्वीकार नहीं करती हैं। अब हम देखते हैं कि उपहार के द्वारा आर्थिक असमानताओं को भी कम किया जाता है। जैसे जूनी आदिम समाज में उपहार देने की प्रथा एक तरफा है। कहाँ पर? जूनी समाज में। इस समाज में प्रथा है कि जिसके पास संपत्ति या धन, खाद्य पदार्थ आदि नहीं है, वह उनसे प्राप्त करे जिनके पास ये बहुत अधिक है। तो ये एक सामाजिक समरसता का भाव उत्पन्न करने का माध्यम नहीं हुआ ना, कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। अगर किसी परिवार के पास संपत्ति, खाद्य पदार्थ आदि नहीं है,
तो वो दूसरे से जिसके पास है उससे प्राप्त करने का अधिकारी है। तो इस समाज में अभाव की स्थिति में खाद्य पदार्थ, उपकरण, औजार आदि प्राप्त करना सामाजिक अधिकार है। और ये वाकई एक अच्छी चीज़ है। जिनके पास इन वस्तुओं की बहुलता है वो उनका कर्तव्य माना जाता है कि जिनके पास ये वस्तु नहीं है उनको ये वस्तुएं दे दी जाएं। ठीक है। अब इस अवसर पे हम एक चीज़ और देखते हैं कि इस अवसर पे कोई उपहार लेता है तो दूसरे उस उपहार के बदले कुछ दें, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है। अब हम देखते हैं उपहार में पारस्परिकता का सिद्धांत क्या है ये। तो पी.डी. गंटन, ये नाम आपने मुझसे कई बार सुना होगा, ये प्रसिद्ध सामाजिक मानव शास्त्री हैं। तो पी.डी. गंटन आदिम समाजों में उपहार में पारस्परिकता का अवलोकन करते हैं। उनका मत है कि जब कोई व्यक्ति उपहार में कुछ पाता है तो उसका कर्तव्य हो जाता है कि वह भी उपहार देने वाले के लिए कुछ करे तथा उपहार का किसी न किसी रूप में मूल्य चुकाए। तो उपहार देने वाले को उतनी ही वस्तु अथवा सेवा अवसर आने पर लौटाए। तो पी.डी. गंटन की जो धारणा है वो यह है कि उपहार लेने वाले और देने वाले में परस्पर स्नेह, घनिष्ठता तथा कर्तव्य बोध पैदा होता है। पी.डी. गंटन ने इसकी पारस्परिकता का जो सिद्धांत है उसमें कहा है कि जनजातियों में विवाह के अवसर पर उपहार दिए जाते हैं। जनजातियों में नहीं, विवाह तो एक ऐसा शुभ अवसर माना जाता है जो आधुनिक समाजों में भी उपहार दिए जाते हैं, जनजातीय समाज में भी दिए जाते हैं। इस उपहार के द्वारा अनेक अधिकार और कर्तव्य विकसित होते हैं। इसको लाम्बोला प्रथा के द्वारा समझा जा सकता है। कौन सी प्रथा? लाम्बोला, जहाँ वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को जो कुछ भेंट या उपहार दिए जाते हैं उससे लाम्बोला कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लाम्बोला किसे कहते हैं, है ना? लाबोला किसे कहते हैं? तो लाबोला क्या है? जब वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को जो कुछ भेंट या उपहार दिया जाता है वो लाबोला है। तो बोला भी बोला जा सकता है, इसे लाबोला भी बोला जा सकता है। भेंट में पशु, कंबल आदि दिए जाते हैं। अगर वर पक्ष स्वयं जो लाबोला की व्यवस्था नहीं कर पाते तो अन्य निकट संबंधी इसकी व्यवस्था करने में मदद करते हैं। वधु पक्ष वाले जो कुछ लाबोला में प्राप्त करते हैं उस समस्त भेंट को अपने पास नहीं रखते बल्कि अपने संबंधियों को भी वो बांटते हैं। इस प्रकार लाबोला देने वाले और लाबोला प्राप्त करने वाले अपने संबंधियों से भी जुड़े होते हैं। अतः ये प्रथा अनेक संबंधियों में परस्पर लेन देन, आदान प्रदान तथा परस्पर सहयोग पैदा करती है। स्वाभाविक है, जब आप किसी को भेंट देंगे तो आपका भावनात्मक तौर पे तो जुड़ाव होगा ही होगा। और अब मान लीजिए अगर वर पक्ष इस स्थिति में नहीं है, आर्थिक तौर पे उसके पास नहीं है, तो जो उसके सगे संबंधी हैं वो उसकी सहायता करते हैं जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहे। तो ट्रोम्बियाट द्वीपवासियों में मेलोनोव्स्की ने अनेक अवसर ऐसे देखे हैं जिसमें संबंधी एक दूसरे को उपहार देते हैं। भाई अपने पैदावार का एक बड़ा हिस्सा अपनी बहन को देता है ना? बहुत अच्छी बात कि जहाँ पर बराबर अधिकार की बात आ रही है। आधुनिक समाजों में तो जब अधिकार की बात आती है, संपत्ति पर अधिकार की बात आती है, यद्यपि कानून बन चुके हैं कि बेटी का भी उतना ही अधिकार है जितना बेटे का, लेकिन ऐसा वास्तविक स्थिति में दृष्टिगोचर नहीं होता। तो भाई अपनी पैदावार का एक बड़ा हिस्सा अपनी बहन को देता है। तो देने से पहले उपहार में दी जाने वाली वस्तुओं का निश्चित दिन पर समारोह पूर्वक सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया जाता है और गांव के सभी लोग देखने आते हैं। ये तो भाई आधुनिक समाज में भी होता है। आधुनिक समाज में इसका उल्टा है। अधिकतर ऐसा देखने में आता है कि जो दहेज का सामान है, जब दहेज, वैसे ये एक ऐसी क्रूर प्रथा है जिससे हजारों बच्चियों, सैकड़ों बच्चियों की जान गंवा चुकी हैं इस प्रथा के चलते। लेकिन आज भी दहेज प्रथा बहुत खुले तौर पर व्याप्त है समाज में। तो ये देखने में आया है कि जब दहेज दिया जाता है तो जो लड़की वाले हैं, जो वधू वाले हैं, वो आसपास के लोगों को दिखाते हैं कि हम क्या दहेज में दे रहे हैं। तो ये आदिम समाजों में भी देखने को मिलता है कि समारोह में जो सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया जाता है और गांव के सभी लोग देखने आते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि किसने बहन को कितना दिया है, और जो दिल खोल कर देता है उसकी प्रशंसा की जाती है, जो कम देता है उसकी आलोचना की जाती है। इस प्रकार भाई पैदावार का एक हिस्सा बहन को भेंट करता है और भाई को बहन
अपनी संतानें देती हैं जो मामा के उत्तराधिकारी होते हैं, जो कि काम में हाथ बटाते हैं। इस प्रकार भाई बहन में पारस्परिक लेन देन होता है। बच्चों, इस पूरे विषय को हम आगे आने वाली कक्षा में और पढ़ने और समझने की चेष्टा करेंगे। अब मैं आशा करती हूँ कि अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। पिछले 2 दिन से, आज और कल जो बीता हुआ कल है, हमने आदिम समाज में आर्थिक व्यवस्था की कार्य प्रणालियों को पढ़ा है। अब आने वाली कक्षा में भी अभी इसका कुछ भाग शेष रह गया, उसे हम पढ़ेंगे। मैं आशा यही करती हूँ, निरंतर आपसे बात दोहराती हूँ कि आप बहुत मन लगाकर पढ़ें, जिससे अब हमारे पास समय बहुत कम रह गया है। तो आप अगर मन लगा के पढ़ेंगे, मैंने लगातार आपसे कहा कि अगर आप सिर्फ वीडियो भी देखेंगे 2, 4, 5 बार, तो आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, ये शोध के द्वारा सिद्ध तथ्य है कि जब दृश्य और श्रव्य हम एक साथ पाते हैं तो हमें चीज़ों को समझने में और उसका मनन करने में बहुत आसानी होती है, वो हमें सहजता से याद भी हो जाते हैं। आशा करती हूँ कि आप मन लगा के पढ़ेंगे। और पुनः मैं अपना आभार प्रकट करती हूँ वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय कोटा का, जिनकी अध्ययन सामग्री को हमने अपने विद्यार्थियों के तहत प्रयुक्त किया है। और बच्चों, आप लोग मन लगा के पढ़ें, अपने भविष्य के लिए थोड़ा सा चिंतित हो जाएं, क्योंकि बिना परिश्रम के जीवन में हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।